हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर सुपर टेट 2020 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम है, ठीक है तैयार करेंगे, जब आएगा नोटिफिकेशन आएगा तो तैयार किया जाएगा, ऐसा बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। अगर हम यहाँ पे करंट और जीके की ही बात कर लेते तो ही इतना ब्रॉड है कि आपका तैयार होने में कई महीने लग जाएगा। तो बिल्कुल भी इस गलत फहमी में ना रहिए कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब हम लोग तैयारी करेंगे। 14-15 पूरे सब्जेक्ट हैं, आपको एक एक तैयार करना है और डीपली तैयार करना। आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो ज़रूरी तो नहीं कि 69,000 सीट फिर से निकले, कम निकलेगी तो और इतने में कितना कंपटीशन है, जब और कम निकलेगी कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो अभी से डियर स्टूडेंट ध्यान से, मन से, लगन से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी को बता दें, 3 टाइम टेबल हमने निकाला है। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए 6 बजे, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। और सबसे बड़ी चीज़ है, साथ साथ में इसके हम जीके भी लेकर के चलते हैं। और दिन में दोपहर 3 बजे और रात के 8 बजे 3 क्लासेस आपकी वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पर सुपर टेट 2020 के लिए चल रही हैं। और स्पेशली यहाँ पर क्लासेस आपके सुपर टेट के लिए ही स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि चैनल का एक ही उद्देश्य है, सरकारी स्कूलों में आपकी एक सीट। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 1985 में, 1985 में। वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए, राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेकर के करता है। और अगर पूछा जाए संविधान का अनुच्छेद, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 164 ए के तहत। ठीक है, 164 एक है, इसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? पूरे मिक्स क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखिए, अभी तक आपका संविधान से रिलेटेड था, इससे पहले हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, अब आपका यहाँ पे आ जाता है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है डी, उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप में जो गद्दीदार चोटी है सैडल पीक, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ की ये सर्वोच्च चोटी भी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसे किसे जोड़ता है? विकल्प यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए, श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर में स्थित है ये जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो सबसे पहले ये आपको जानना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा। विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाता है, कर्नाटका। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि है कूचिकल, कूचिकल ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, गोविंद सागर। गोविंद सागर मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है और ये कृत्रिम झील होगी। तो इस कृत्रिम झील का निर्माण
किस बात के कारण हुआ? तो ये भाखड़ा बांध के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। मेनली जिला नहीं, राज्य, नदी और जलप्रपात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे बी, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत हैं। भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर? देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी किस नाम से जानी जाती है? गंगा। देखिए, भागीरथी और अलकनंदा दोनों कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। फिर दोनों की जलधारा मिलकर के एक हो जाती। यहीं से देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा जब एक हो जाती है तो इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा भी गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, साइलेंट वैली स्थित है। कहां पर साइलेंट वैली स्थित है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है साइलेंट वैली, शांत घाटी। ऑप्शन बी, केरल में। केरल में स्थित है साइलेंट वैली। ये अपनी जैव विविधता के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए जानी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झूम कृषि अभी भी कहां पर प्रचलित है? विकल्प यहां पे सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी जगहों पे। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन जगहों पर झूम कृषि की जाती है। मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये झूम कृषि की जाती है। इसमें मेनली होता क्या है, इसमें पेड़ों और वनस्पतियों को काट कर, जैसे यहाँ पे पेड़ और वनस्पति हैं तो यहाँ पे काट करके इस भूमि को साफ किया जाता है और बची हुई जो छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें जला करके उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे झूम कृषि या स्थानांतरी कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। झूम कृषि, इसे और नाम दिया गया है स्थानांतरी कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इस नाम से भी जाना जाता है। इस क्रिया में जली हुई पेड़ों और वनस्पतियों की जो राख होती है वो किसका काम करती है? उर्वरक का काम करती है। और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से, जैसे लकड़ी के हल, इन सभी से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो फसल होती है पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर करती है, भगवान भरोसे होती है। और ऐसी कृषि यानी कि झूम कृषि या जो प्रक्रिया मैंने अभी आपको बताई, ये सारी प्रक्रियाएं पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों के द्वारा की जाती है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको झूम कृषि से संबंधित सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, क्या है, कहाँ पर होती है और कैसी जलवायु में होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, जितने भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए,
दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पर? देहरादून में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, श्रीनगर में। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है बेंगलुरु को? देखिए, मेनली सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग, सैन फ्रांसिस्को का मिली जो खाड़ी क्षेत्र है उसका दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। फेमस है वो सिलिकॉन वैली से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन की चिप बनाने वाली कंपनियाँ थी, इसी कारण से इसे नाम मिला था। और भारत में भी सिलिकॉन की जो चिप है कहाँ पे तैयार की जाती है? बेंगलुरु में। तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। यही रीज़न है, इसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, मुंबई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और ये आपको बता देते हैं ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिकतम बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिकतम बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट, ऑप्शन सही हो जाता है बी, बुध ग्रह। चलिए, यहाँ पे हम दूरी के बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि नज़दीक से हम दूर चलेंगे। पहले नंबर पे बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, पांचवें नंबर पे बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि, सातवें पर अरुण, आठवें पर वरुण और नौवें पर प्लूटो। चलिए, यहाँ पे अब आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे प्लूटो। चलिए बता देते हैं कि प्लूटो को अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे पूरे ग्रह कितने हैं? 8 हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इतने हैं कुल 8 ग्रह। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सही हो जाता है डी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? दूसरा ग्रह। सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है और इसे एक और नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की बहन के रूप में भी इसे जाना जाता है, पृथ्वी की बहन। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण सबसे ज़्यादा तापक्रम भी इसी ग्रह पर पाया जाता है। किस गैस का वायुमंडल? कार्बन डाइऑक्साइड का। कहाँ पर? किस ग्रह पर? शुक्र पर। तो शुक्र ग्रह को ही सांध्य का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन, सांध्य का तारा, भोर का तारा। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी इसी ग्रह पर है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल यहाँ पर है और ये टेम्परेचर को बढ़ाता है। आप लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी पढ़े हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिन और रात बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? दिन और रात बनते हैं, ऑप्शन सही हो जाता है सी, घूर्णन गति के कारण। दिन एवं रात पृथ्वी के परिभ्रमण गति यानी कि घूर्णन गति के कारण होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। घूर्णन गति के कारण ही, घूमने से ही पृथ्वी का भाग क्रम से सूर्य के सामने और पीछे आता रहता है। तो दिन और रात, जो सूर्य के सामने है वहाँ पर दिन और जो उसके अपोजिट साइड में होता है वो रात। तो इस तरीके से आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रह सकते कि घूर्णन होता है तभी वो
सूर्य के सामने और पीछे भाग होता रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो विकल्प यहाँ पे कौन सा सही होगा? मैकमोहन, रेड क्लिफ, 70वीं समांतर रेखा या डूरंड रेखा? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण किसने किया था? नाम है उनका सिरिल रेडक्लिफ। ये एक ब्रिटिश वकील थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद इस रेखा का निर्धारण किया था। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। मेनली भारत और चीन के बीच नहीं, भारत और चीन के बीच मेनली नहीं कह सकते, अरुणाचल प्रदेश और चीन को ये अलग करती है ये रेखा, वहीं पर है मैकमोहन रेखा। और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने निम्न ताप के कारण या निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण या अल्प घनत्व के कारण? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। बादल का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। जो वायु का घनत्व है, अब यहाँ पे देखिए बादल का जो घनत्व है वायु के घनत्व से ये कम है, इसका घनत्व इसका ज़्यादा है वायु का। इसी कारण से बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ये हल्का है तभी तो तैरेगा। कोई चीज़ तैरती कब है? जब हल्की होती है। तो वायु के घनत्व से बादल का घनत्व कम होता है, इसी कारण से वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। किसके कारण? अपने अल्प घनत्व के कारण। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नाभिकीय बल। वैज्ञानिकों ने प्रकृति में 4 प्रकार के बलों को बताया है। 4 प्रकार के बल कौन कौन से? विद्युत चुंबकीय, पहला है विद्युत चुंबकीय, दूसरा सशक्त नाभिकीय, तीसरा है दुर्बल नाभिकीय और चौथा है गुरुत्वीय बल। क्लियर है? सशक्त नाभिकीय बल चारों बलों में से सबसे सशक्त है, जबकि गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आंतरिक परावर्तन के कारण। मेनली हीरे में जो आंतरिक परावर्तन होता है उसकी वजह से हीरे जगमगाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी पोल में विश्व के सबसे महानतम नेता कौन चुने गए? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह को बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वे में ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम यानी कि अब तक का सबसे महानतम नेता चुना गया है। इनका नाम किसने नामित किया? महाराजा रणजीत सिंह का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा में इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर लॉकवुड ने नामित किया। इनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। इससे पूर्व किस नंबर पे थे? 46वें नंबर पे। इन्हें राज्यसभा के लिए रामनाथ कोविंद ने मनोनीत किया। रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस हैं वो किस नंबर के हैं? 47 नंबर के हैं। क्या नाम है उनका? अरविंद बोबड़े।
ये कब रिटायर हो रहे हैं? 23 अप्रैल 2021 को ये रिटायर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। भारत की जो 628 कंपनियां थी, इनमें से 55% कंपनियां महिला निदेशकों की थी। इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? विकल्प सही हो जाता है आपके यहाँ पे प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार यस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। यस बैंक अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि ये नकदी की समस्या से जूझ रहा है। तो इस नकदी की समस्या से उबारने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के 7,250 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की है। एसबीआई यस बैंक के 725 करोड़ शेयर 10 रुपए प्रति शेयर की दर से खरीदेगा। तो यहाँ पे यस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और एसबीआई के बारे में भी कुछ जल्दी से जान लेते हैं। एसबीआई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? मुंबई में। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। अभी मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पारंपरिक फूलदेई त्योहार शुरू हुआ? विकल्प सही हो जाता है आपके यहाँ पे सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये एक पारंपरिक फसल उत्सव है, फूलदेई। यह त्योहार सभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों के मध्य के बहुत ही अच्छे संबंधों को, आंतरिक संबंधों को ये दर्शाता है। यहाँ पे जो फूलदेई है, देखिए, ये त्योहार मेनली चैत्र के पहले दिन या मार्च के मध्य में मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस त्योहार में लड़कियां ऋतु के पहले फूलों को तोड़ती हैं। जो पहले फूल निकले होते हैं उनको तोड़ती हैं और अपने घरों को सजाती हैं। और शब्द जो देई है, इसका क्या मतलब है? ये एक प्रकार का मिष्ठान है जिसे गुड़, मैदा और दही से बनाया जाता है। तो ये फूल है, जो पहले फूलों को तोड़ा जाता है वो, और अपने घरों को सजाया जाता है। देई एक प्रकार का मिष्ठान है जो गुड़, मैदा और दही से बनाया जाता है।